आप सभी का स्वागत है पंचामृत सीरीज में। ये पंचामृत सीरीज का आज हमारा चौथा लेसन है। इसमें आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ग्राम पंचायत वायु प्रदूषण, शहरों के उपनाम, सोडा के प्रकार और नदी बांध के ऊपर। जीके जीएस बेस्ट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसको आपने फॉलो किया तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत का सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो कम से कम उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो देखिए, ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, विभिन्न पद पर जाने के लिए भारत में कितना कितना उम्र होना चाहिए। तो इसको समझाते हैं। समझाने के पहले समझिए क्या है कि हमारे यहाँ सरकार की बात करते हैं। सरकार जो होता है ये तीन स्तर पर होता है। एक होता है आपका केंद्र स्तर पर, क्या होता है आपको? केंद्र स्तर पर होता है। एक सरकार होता है आपको राज्य स्तर पर होता है, और एक सरकार होता है आपको स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर क्या होता है आपको? सरकार होता है। तो देखिए, जो केंद्र स्तर पर होता है, तो केंद्र में क्या होता है आपका? एक होता है लोकसभा। क्या होता है आपको? लोकसभा होता है, लोकसभा होता है। और यहाँ पर एक होता है क्या? राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है। राज्य की बात करते हैं तो राज्य में क्या होता है? दो घर। ऐसा करते हैं कि राज्य को इधर लिख देता है कि थोड़ा समझने में आपके लिए आसान पड़े। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में क्या होता है, बस इसको रुकिए। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में क्या होता है? एक होता है विधानसभा, विधान सभा होता है, और एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या आएगा? स्थानीय स्तर पर एक होता है, देखिए आपको होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं। एक होता है शहर स्तर पर, जिसको नगर पालिका बोलते हैं, नगर निगम इत्यादि बोलते हैं। अब देखिए, विभिन्न जगह चुनाव लड़ने के लिए आपका कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, ये आप बेसिकली आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले समझिए हमारे यहाँ विभिन्न चीज के लिए उम्र कितना होता है। तो देखिए, जब हमारा देश का संविधान बन के तैयार हुआ तो वहां पर बोला गया कि कोई व्यक्ति को अगर मतदान करना है, अपना वोट का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि चुनना है, तो कम से कम कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। कम से कम 21 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय मतदान करने का, वोट देने का उम्र कितना था? तो मिनिमम था 21 वर्ष था। बाद में क्या किया गया, बोला कि नहीं, 21 से घटा के 18 कर दिया जाए। वर्तमान में वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष। मूल संविधान में 21 वर्ष, वर्तमान में कितना? 18। अब कोई भी संविधान में परिवर्तन करना होता है तो संविधान में करना पड़ता है संशोधन। अब क्वेश्चन पूछेगा, केमा संविधान संशोधन के तहत वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 61वां नंबर संशोधन किया गया था संविधान में। 61वें नंबर संशोधन ये 1988 में किया गया था, और आपको 89 में लागू हुआ। तो इसीलिए कई बुक में रहता है 61वां संविधान संशोधन 1988, कई बुक में मिलेगा 61वां संविधान संशोधन 1989 होगा। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब कि मूल रूप से संविधान में वोट देने का न्यूनतम उम्र था 21 वर्ष, उसको 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 89 के तहत। क्लियर? अब आते हैं। तो हो गया आपको मतदान करना था। अब चुनाव में कम से कम खड़ा होना था। चुनाव में अगर कहीं खड़ा है तो कम से कम कितना एज होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ बोला गया है कि अगर स्थानीय स्तर पर आपको चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत मुखिया का, सरपंच का, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना है, शहर में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि का, तो इस सब के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए। आप देश में अगर चुनाव लड़ना है तो इससे कम उम्र नहीं चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना है, इसी को देगा स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना है, इसी को देगा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, इसी को देगा मुखिया का, सरपंच का, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना है, इसी को देगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। हो गया? आते हैं। अब क्या है, केंद्र में चलेंगे। केंद्र में देखिए दो घर है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा नीचे वाला घर है और राज्यसभा ऊपर वाला घर है। राज्य विधानमंडल में चलिएगा तो विधानसभा नीचे वाला घर है और विधान परिषद आपका ऊपर वाला घर है। तो देखिए, दोनों जगह नीचे वाला जो घर होगा वहां पर 25 साल चाहिए। कितना चाहिए? 25 साल। यहाँ पर भी कितना? 25 साल हो गया। मतलब ये हो गया कि केंद्र में नीचे वाला घर लोकसभा हो गया, राज्य में नीचे वाला घर विधानसभा हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको सदस्य बनना है तो कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऊपर वाला घर का चुनाव लड़ना है, राज्यसभा का, यहाँ पर विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम 30 वर्ष चाहिए। ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब आते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर राष्ट्रपति क्या करना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, या आपको उप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है,
या तो आपको राज्यपाल बनना है। देखिए, राज्यपाल के लिए चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है केंद्र सरकार के सलाह से। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति का पद प्राप्त करना है, या उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त करना है, या राज्यपाल का पद प्राप्त करना है, तो यहाँ चाहिए कम से कम कितना, 35 साल। मतलब वोट देने का 21 था, उसको घटा के 18 किया गया। स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि कुछ भी, यहाँ 21 वर्ष चाहिए। यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ना है, नीचे वाला, यहाँ नीचे वाला का विधानसभा तो 25 साल, यहाँ ऊपर वाला राज्यसभा तो 30 साल, यहाँ विधान परिषद 30 साल हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तक कम से कम कितना, 35। तो क्या इतना से काम चल जाएगा? तो नहीं, अभी और चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, अब जो कि क्या होता है कि केंद्र में जो होता है, इसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। और संसद के सदस्यों को बोलते हैं सांसद, और उसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? केंद्र में होता है संसद, और संसद चाहे लोकसभा बोलिए चाहे राज्यसभा, संसद का क्या है, दो घर है। तो संसद के आपको सदस्य बनना है, एमपी बनना है, एमपी। तो अगर यहाँ भी बन जाइएगा राज्यसभा के, आप एमपीए कहाइएगा, लोकसभा के भी बनिएगा तो एमपीए कहाइएगा। अब पूछेगा कि एमपी बनने के लिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी 30 प्री में, कि आपको सांसद बनना है, तो सांसद बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, तब बताइए। यहाँ भी जाइएगा तो आप सांसद बन जाइएगा, यहाँ भी जाइएगा तो सांसद बन ही जाइएगा, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, 25 साल चाहिए, तब तो कम से कम कोई जाइएगा जी। तो मतलब कि एमपी बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 25 साल उम्र चाहिए। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा के सदस्य रहिए चाहे राज्यसभा के सदस्य, दोनों कहते हैं एमपी ही कहा जाता है। तो एमपी बनने के लिए मिनिमम चाहिए 25 साल उम्र चाहिए। बात करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनना है या कोई और मंत्री बनना है, तो मंत्री बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो देखिए, हमारे देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको क्या है, या तो लोकसभा का सदस्य बनना होगा या तो राज्यसभा का। अगर कोई नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, फिर भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना दिन के लिए, 180 दिन, मतलब 6 महीना के लिए बन सकता है। इंग्लैंड में प्रावधान क्या है कि अगर वहां पर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है, तो उसको लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, दोनों जगह में से कहीं का हो सकता है, वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन मान लेते हैं क्या है कि कम से कम एज पूछ रहा है, तो यहाँ के व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कम से कम कितना हो जाएगा, 25 साल। मतलब ये हो गया कि अगर आपको मंत्री बनना है, क्या मंत्री बनना है, कोई मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री, सेल मंत्री, खेल मंत्री, व्हीकल मंत्री, कोई मंत्री, या प्रधानमंत्री बनना है, तो कम से कम कितना चाहिए आपको, 25 साल चाहिए। सांसद बनने के लिए कम से कम 25, और मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल चाहिए। आइए यहाँ पर, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद का होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। विधान का लेजिस्लेटिव होता है, और सभा का असेंबली होता है, परिषद का होता है कुछ आपका काउंसिल होता है। तो सुनिएगा, यहाँ का जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं विधानसभा का सदस्य, अब अंग्रेजी में बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों को बोलते हैं, यहाँ पर बोले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और इसका जो सदस्य होगा उसका मेंबर, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ हो गया एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। अब समझिए क्या है, वही पूछेगा कि एमएलए बनना है, अब कम से कम कितना उम्र चाहिए, 25 साल। अगर एमएलसी बनना है तो कम से कम कितना, 30 साल। लेकिन अगर पूछेगा कि राज्य विधान मंडल का आपको सदस्य बनना है, तो कम से कम कितना, तो कोई में बन जाइए, तो कम से कम कितना, 25 साल। अब यहाँ पर भी मंत्री बनना है तो ही प्रावधान है कि चाहे यहाँ का रहिए चाहे यहाँ का रहिए, लेकिन कम से कम कितना चाहिए, तो भाई 25 चाहिए। तो मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, रेल मंत्री, खेल मंत्री, सेल मंत्री, गेल मंत्री, फेल मंत्री, कोई मंत्री, सबके लिए कम से कम कितना, 25 साल आपको चाहिए। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन की ओर, यहाँ पाइए। एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए? आपको 21 वर्ष या उससे, चाहे तो 21 वर्ष हो और चाहे तो क्या हो, उससे ऊपर हो, तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक तो हो गया क्या टॉपिक, दो टॉपिक यहाँ से निकलेगा। पहला टॉपिक क्या निकलेगा, किसका चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र सीमा होना चाहिए, ये हो गया, एक टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक क्या हो गया, ग्राम पंचायत। क्या हो गया, अगला हमारा टॉपिक क्या हो गया, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के बारे में क्या कीजिए, समझ लीजिए। देखिए, हमारा संविधान जब बना था, संविधान जब बना था, तो संविधान में क्या था कि दो ही स्तर पर सरकार बनाया गया था, एक आपका केंद्र स्तर पर, एक क्या, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर। लेकिन समय के साथ यह जरूरत हुआ कि नहीं, स्थानीय स्तर पर भी सरकार बनना चाहिए। अब क्यों जरूरत हुआ समझिएगा।
आपके गांव में पुल बनाना है, तो जहां पूरा भीड़ भाड़ आता होगा वहां लोग पुल बनवाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि वहां से मोदी जी बोले कि नहीं, गांव में एकदम जो मेन जगह है मुझे पुल बना दो, या पुल को कोई जरूरत नहीं था, जौन जाएगा जौन करी आएगा। मतलब स्थानीय समस्या क्या है, स्थानीय जरूरत क्या है, वहां के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और उनको लोगों को अगर शामिल किया जाए तो शासन प्रशासन बेहतर हो सकता है। इसीलिए क्या है कि बाद के समय स्थानीय स्तर पर भी सरकार बनाया गया। और देखिए, कुछ अगर प्राचीन समय से चलिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाली, बिहार के वैशाली की बात करते हैं। यहाँ पर क्या था, कुछ गणतंत्र में क्या बोले, गणतंत्रात्मक जैसा प्रणाली था, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली था। तो इसीलिए बोलते हैं वैशाली को लोकतंत्र या गणतंत्र का जननी बोलते हैं। ये बिहार का धरती वैशाली है। अब वैशाली में कई सारे राजा मिलकर शासन करते थे, और उसी में क्या था, उसी में था आपका क्या, लिच्छवी। तो लिच्छवी प्रमुख थे। तो लिच्छवियों कहा जाता है गणतांत्रिक व्यवस्था का जनक बोलते हैं, वैशाली को गणतांत्रिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। फिर क्या है कि एक और क्वेश्चन पूछता है, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र का जनक जननी बोलते हैं। और एक और आधुनिक समय पूछेगा तो आधुनिक समय में क्या है, एथेंस यूरोप में है, पूछेगा आधुनिक समय में किसको लोकतंत्र का जननी बोलते हैं, तो आधुनिक समय बोलते हैं आपका एथेंस। एथेंस को, एथेंस नहीं पड़ता यूनान में, यूनान। यूनान की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, ग्रीस है। क्या है, ग्रीस है। हालांकि वर्तमान समय इसका कोई महत्व ज्यादा है नहीं। बात है, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय राजवंश का विशेषता स्थानीय स्वशासन था। तो किसका स्थानीय स्वशासन विशेषता था, तो चोलों का। भारत में चोल साम्राज्य था, इनके समय क्या था, स्थानीय स्वशासन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो चोलों का विशेषता था स्थानीय स्वशासन। बाद में हमारे अंग्रेज आए, शासन करने लगे। लेकिन एक शासक आया जिसका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो क्या किया कि जो पैसा तस्लाता था, पैसा पहले सब केंद्र सरकार के भाग जाता था, ये क्या किया, पैसा को विकेंद्रीकरण करना शुरू किया कि पैसा सबके बीच का कीजिए, बांटिए। तो लॉर्ड मेयो को बोलते हैं आपको वित्तीय विकेंद्रीकरण, क्या बोलते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का जनक। लॉर्ड मेयो को बोलते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं। फिर बाद के समय में कौन आया, एक शासक आया, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने कई सारा क्या किया, प्रयास किया। लॉर्ड रिपन ने कई सारा प्रयास किया, और इसके प्रयास के फलस्वरूप स्थानीय शासन को बहुत महत्व मिला। तो इसलिए इसको आधुनिक समय में बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता किसे कहते हैं, स्वशासन का जनक या पिता किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। किसने कहा था, तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का सबसे उदार शासक कहा था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, हमारा देश 1947 में क्या हो गया, आजाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा क्या किया जाए। तो फिर शुरुआत यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपका दो चीज। एक क्या है, आपका शुरुआत किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यह शुरुआत 1952 में शुरुआत किया गया। फिर क्या है कि एक और सर्विस शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। राष्ट्रीय विस्तार सेवा या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यह शुरू किया गया 1953 में। देश को आगे बढ़ाने के लिए सब शुरू किया गया था। अब क्या है कि बाद में 1957 में एक समिति का गठन किया गया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और बोला गया कि आप जांच कीजिए कि जो चीज शुरू किया गया है, क्या देश के विकास में कोई इनका भूमिका है, या देश के विकास सही गति से नहीं कर पा रहे हैं। और इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। इसका स्थापना किसके समय में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। और बलवंत राय मेहता समिति क्या बोले कि सब काम सही से नहीं कर रहा। तो इनसे पूछा गया कि बोलिए क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि आपको जो सरकार है, सरकार का भी केंद्रीकरण होना चाहिए। जो स्थानीय जो निकाय है उनको क्या है, अब पंचायती राज को क्या है, बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कि बोल सकते हैं इन्होंने क्या बोला, पंचायती राज, क्या बोले, पंचायती राज शुरुआत करने का मतलब सुझाव दिया, और इनके सुझाव को मान लिया गया। और फिर क्या हुआ कि 1959 में राजस्थान के नागौर से, क्या बोले, राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर से आपका पंचायती राज शुरुआत हुआ। क्या तारीख को, 2 अक्टूबर आपका 1959 को।
और दूसरा राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश, जिसने क्या किया? अपने यहाँ पंचायती राज को लागू किया। और यह डेट था 11 अक्टूबर आपका 1959 था। तो देखिए क्या क्या बताना चाहते हैं। एक चीज अब बीच में छूट गया था कि हमारा संविधान बनाना था, स्थानीय स्तर पर सरकार नहीं बनेगा, लेकिन उसमें एक प्रावधान के देखिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है और गांव के लोग को ही शासन प्रशासन की जिम्मेवारी दिया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन की चर्चा था। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा था? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन की चर्चा था। फिर बाद में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह शुरू किया गया 52 में, 53 में राष्ट्रीय विस्तार सभा, 57 में बलवंत राय मेहता समिति, इसने पंचायती राज शुरू करने का श्रेय दिया। और इसने कितना स्तर पर बोला? त्रिस्तरीय। क्या बोला? त्रिस्तरीय। क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किया, 3 स्तरीय। इन्होंने बोला क्या कि गांव में होना चाहिए कोई चीज, पंचायत होना चाहिए, और जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में होना चाहिए कोई चीज, पंचायत समिति होना चाहिए, और जिला में होना चाहिए जिला परिषद। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, जिला परिषद। इसके सिफारिश पर चूंकि हमारे यहाँ पंचायती राज शुरुआत किया गया, इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत में क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ क्या बोले थे, ठीक ना। और पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। और महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। और दूसरा राज्य बनाया आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया। अब समय बीता, ठीक ना। क्या हुआ कि बाद में केंद्र में एक सरकार, पहले अभी कांग्रेस का सरकार बना था। 1977 में पहला बार क्या हुआ कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिला। ऐसे जगह पर क्या है, जनता पार्टी को क्या मिला? जीत मिला। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यहाँ पर क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अब मोरारजी देसाई ने क्या किया? एक नया समिति का गठन किया, और उसका नाम था अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय की बात किया, जबकि अशोक मेहता समिति 1977 में गठित किया गया। इसने क्या बोला कि देखिए 3 स्तर के जगह पर क्या है कि 2 स्तरीय क्या है? पंचायती राज का गठन किया जाना चाहिए। और 2 स्तर पे क्या बोला? एक आपका देखिए, जिला में बोला कि जिला परिषद रहने दीजिए, जिला में जिला परिषद रहने देना है, जिला में जिला परिषद रहने देना है। लेकिन जो यहाँ पर था, ये गांव था, ग्राम था, और पहले क्या बोले? ब्लॉक था। ये दोनों को क्या कीजिए? मिला दीजिए, आप मिला के बनाइए मंडल पंचायत। क्या? मंडल पंचायत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मंडल पंचायत बनाने का सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता। तो पूछेगा कि अशोक मेहता ने कितना स्तरीय पंचायती राज की बात किया? 2 स्तरीय। कितना? 2 स्तर पर। जबकि आपका बलवंत राय 3 स्तर पर, अशोक मेहता कितना? 2। बलवंत राय 3, अशोक 2। तो देखिए भुलाइएगा तो याद कीजिएगा, बलवंत लिखे में क्या है? बड़ा है। बलवंत लिखे में क्या है? बड़ा है। तो बड़का इसमें 3 हो गया। अशोक इससे छोटा है, तो इसमें क्या कीजिए? 2। मतलब देखिए 4 वाला 3 और 3 नाम वाला क्या हो गया? 2। ये ध्यान रखिएगा। इसने और भी चीज बोला, इन्होंने क्या बोला कि न्याय पंचायत भी बनाना चाहिए। क्या? न्याय पंचायत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किसने किया? तो न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश किया अशोक मेहता समिति ने। इसने, इसके अलावा इसने और बोला, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इत्यादि का चुनाव होता है, तो वहां राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष भागीदारी होता है। और उसी इन्होंने बोला कि स्थानीय स्तर पर भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब क्या बोले कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी क्या होना चाहिए? आपका राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की भागीदारी होना चाहिए। आप जानते हैं क्या हुआ? सरकार गिर गया मोरारजी देसाई का, सरकार गिर गया तो आपका ये भी काम खत्म हो गया। मतलब किसके सिफारिश पर कोई भी काम नहीं हो पाया। फिर बाद में क्या हुआ कि और समिति गठन किया गया। उसमें क्या, एक था जी राव समिति। इनसे बोला गया कि पंचायती राज को बताइए सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज संस्था बिना जड़ के घास बन गया, बिना जड़ के घास। पूछेगा किसने कहा था कि पंचायती राज संस्था बिना जड़ के घास बन गया है? देखिए कहने का मतलब क्या था कि नौकरशाही हो। देखिए बोला था देश को 3 लोग चलाता है, पीएम, सीएम, डीएम। इन्होंने क्या बोला कि डीएम क्या करता है? नीचे पावर देता ही नहीं है, नीचे के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको उससे क्या करता है? पावर शेयर करता ही नहीं है। तो मतलब क्या है
कि नाम के है, नाम के बड़ा लेकिन नहीं है कोई काम का, मतलब नाम के तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, तो यही बोले कि बिना जड़ के घास बन गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और आगे फिर क्या हुआ कि एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति का क्या हुआ आपका गठन किया गया 1900 आपको 85 में। 85 अच्छा, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, 85 अच्छा से ध्यान नहीं आ रहा, ठीक ना, वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। बोलिए एलएम सिंघवी समिति क्या हुआ कि आपको राजीव गांधी, तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राजीव गांधी सरकार द्वारा कौन समिति का गठन किया गया, एलएम सिंघवी। इसने पहला बार बोला कि जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, तो इससे कि हो क्या जाएगा, अभी क्या है कि एक फलना बाबू मुखिया बन गया 10 साल 20 साल से वही मुखिया बनल है, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो प्रत्येक निश्चित समय के बाद क्या होगा, चुनाव कराना पड़ेगा। अगर 5 साल डिसाइड होता है तो 5 साल का चुनाव होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर संवैधानिक दर्जा देने के बाद कौन किया, एलएम समिति। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने पंचायती राज संस्था को, किसने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कहा, तो कौन कहा, एलएम सिंघवी समिति ने। अच्छा, यहाँ पर देखिए एलएम सिंघवी समिति क्या 1986, इसको 1986 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि राजीव गांधी सरकार द्वारा एक संशोधन करने का प्रयास किया गया। 64वें संविधान संशोधन से प्रयास किया गया कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यह बिल क्या हुआ, लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का शुरुआत किस संविधान संशोधन विधेयक से किया गया है, 64वें संविधान संशोधन विधेयक से किया गया है। बाद के समय में क्या होता है कि सरकार बनता है किनका, पीवी नरसिम्हा राव का, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बनता है और पार्टी कौन सी होता है, कांग्रेस का। और साल था 1992। तो इनके समय में क्या किया गया कि संविधान में दो संशोधन, एक 73वां एक हो गया 74वां। तो 73, देखिए जैसे हम क्या बोले कि देखिए स्थानीय स्तर पर, स्थानीय जो स्तर पर सरकार होता है वो दो लेवल पे का होता है। एक होता है गांव में, क्या होता है, ग्राम में। एक होता है शहर में। तो गांव में होता है ग्राम पंचायत, क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। और शहर में होता है चाहे नगर पालिका बोलिए, नगर पालिका। फिर क्या हो गया आपको, नगर निगम हो गया। फिर हो गया नगर पंचायत, तो नगर पंचायत हो गया। तो देखिए क्या होता है, गांव तो गांव समझ में आता है, ऐसा गांव जो शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है उसे बोलते हैं नगर पंचायत। छोटा छोटा शहर में होता है नगर पालिका, बड़ा बड़ा शहर में होता है नगर निगम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्थानीय स्तर के सरकार को आपको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में किया गया दो संशोधन। यहाँ पर किया गया 73वें नंबर का संशोधन, और यहाँ पर किया गया 74वें नंबर के संशोधन किया गया। 73वें और 74वें नंबर का संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि आपको पंचायती राज को या ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्राम पंचायत या पंचायती राज को कियमा संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वें के तहत। शहरी या स्थानीय निकाय या नगर पालिका नगर निगम कुछ पूछ देगा, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संशोधन के तहत, 74वें संशोधन के तहत। अब देखिए ये विधेयक दोनों लाया गया 1992 में, आप पारित होते हो गया 93 में। मतलब समझिए, फगुआ में बियाह ठीक हुआ और शादी हुआ कोची अप्रैल में। तो मतलब यही बात हो गया कि यहाँ पर 92 में बिल आया, आप पारित हुआ 93 में। यहाँ पे क्या है कि आपको 74 में क्या बोले, ये भी आपको 1992 में आया, आप पारित कब हुआ, आपको 93 में क्या हुआ, पारित हुआ। आई जो प्रावधान क्या है, ये 24 अप्रैल को, क्या बोले, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं। जबकि इसकी बात करते हैं, ये 74वां संविधान संशोधन आपको 1 जून 1993 से, 1 जून 1993 से लागू हुआ था। अब एक और क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो सबसे पहले पंचायती राज कौन राज्य ने लागू किया था, तो सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश ने। लेकिन पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो पंचायती राज को सबसे पहले किसने लागू किया, तो सबसे पहले लागू किया आपका एमपी ने। किसने लागू किया, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य एमपी। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ, आपको राजस्थान से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद किस राज्य ने पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया, तो कौन हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, है ना। अब देखिए
बताने के लिए जानते हैं दोस्त, इसको हम पूरा टॉपिक खत्म कर दें, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कैसन कोई वीडियो देखना ही नहीं चाहता, उसको क्या चाहिए, गुल्फा गुल्फा चाहिए। बस तू को इससे मारिए, तू को इससे मारिए, एकदम और जाके एकदम उसे, है ना, बानर वाला। तब इतने तक छोड़ देते हैं, तो अभी और इसमें बताते क्यों, देखिए हम चाहते हैं दोस्त ना, पढ़ाई का मतलब क्या, देखिए बताते हैं। एगो नौकरी निकालने के लिए पढ़ना है, वो क्या होता है, टीचर बनने के लिए पढ़ना, दोनों में अंतर है, बताते हैं क्या अंतर है, समझिएगा। नौकरी निकालने के लिए से पढ़ा जाता है कि कोई एक टॉपिक आया, तो टॉपिक से जितना क्वेश्चन आता है एक जगह पढ़ लेते हैं। समझे ना, हम लोग एग्जाम अगर अलग अलग क्वालिफाई किए हैं तो इसी क्वालिफाई किए हैं। और टीचर बनने के लिए क्या होता है कि देखा जाता है कितना तक लेकिन देख सकता है ना, ऐसे नहीं गड़वा जाए कि वीडियो के व्यू ना जाए, समझ में ना, तो देखे पड़ता है ना। और बढ़िया चीज जानते हैं, कोई देखता ही नहीं है, उसको क्या चाहिए, खाली मजा मजा चाहिए, है ना। अब 5 साल खाएगा, लेटरिन भरेगा और फिर जाएगा घरे। अब शब्द मिला के चले पड़ता है, कुछ पढ़ो वाला हमारा भी नहीं, कुछ गज कड़वानो है, तो गज कड़वाने से तो पैसा आता है बाबू। तो चलिए इतना ही तक छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे, यही बाबू, टीचिंग यही है। पढ़े ज्यादा क्या है, यहाँ गज कुड़ाई करे पड़ता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। आइए, यहाँ पर क्या है, बोलता है वायु प्रदूषण, मतलब क्या बोले, एयर पॉल्यूशन की बात करता है कि कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। देखिए, प्रदूषण मतलब क्या होता है, कोई भी चीज में प्रदूषण हो सकता है, पॉल्यूशन। एक होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है जिसका मतलब होता है जनसंख्या, क्या होता है, जनसंख्या होता है। एक होता है पॉल्यूशन, क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, इसका मतलब होता है कुछ ही प्रदूषण होता है। देखिए, कोई चीज का एक बाबू क्या होता है कि एक नेचुरल बनावट होता है, उसमें क्या है, कुछ परिवर्तन आ गया और नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे बोलते हैं कुछ ही प्रदूषण। जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है, मिट्टी में कुछ बदलाव आ गया, अलग अलग कारण से खाद डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, तो मिट्टी के जो बदलाव आ गया उसको बोलते हैं मिट्टी प्रदूषण। अगर पानी में कुछ बदलाव आ गया तो पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण, हवा में बदलाव आ गया, हवा प्रदूषण। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अगर बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, हवा, तो हवा में होता क्या है, देखिए हवा में क्या होता है, इसमें कई सारा क्या होता है, आपको गैस होता है, कई सारा क्या होता है, गैस होता है। और देखिए कुछ गैस का अनुपात क्या होता है, फिक्स होता है, अनुपात कुछ गैस का क्या होता है, आपको फिक्स होता है। फिक्स में अनुपात में कोई चीज है, देखिए आप पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन क्या है, 78 पॉइंट समथिंग है, तो हम मान लेते हैं कितना, 78%। क्वेश्चन पूछेगा कि वायुमंडल में या हवा में, वायुमंडल में या हवा में नाइट्रोजन कितना होता है, 78% के आसपास होता है। अगर हम बात करते हैं क्या, अ, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना हो गया, 21% के आसपास हो गया। और हम ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन एक अकेरिय गैस है, तो ये होता है आपको 0.93% होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो होता है 0 पॉइंट, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ 9 को 0 कर देना है, यहाँ 3 कर देना है, इतना परसेंट होता है। ये आपको प्रकृति की बात करते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि मानव अलग अलग गतिविधि करा, उससे कारण क्या हो रहा है, इस अनुपात में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कहीं धुआं ज्यादा निकलेगा, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। और भी गैस होता है, लेकिन ये सब क्या है, प्रमुख गैस माना जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, आपको धूल कण, क्या हो गया आपको, धूल कण होता है। और धूल कण का अनुपात अलग अलग होता है। तो हवा क्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, हवा क्या होता है, आपको मिश्रण होता है। हवा क्या होता है, मिश्रण होता है। और क्या होता है, हवा मिश्रण होता है। अब देखिए, मिश्रण भी दो प्रकार का, एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण। समांग क्या होता है, आपको विषमांग होता है। विषमांग देखिए, समांग को बोलते हैं होमोजीनियस, और विषमांग को हेट्रोजीनियस। जहां पर अनुपात समान होता है सब जगह, उसे बोलते हैं समांग। जैसे शरबत घोरिएगा ना, तो कहीं से पीछेगा सेम मीठा लगेगा, तो हो गया समांग मिश्रण हो गया। लेकिन अब क्या है कि आपका चावल में कंकड़ रहता है, एक मुट्ठी आप निकालिए, एक मुट्ठी आपका मम्मी निकालेगा, कंकड़ निकाला, तो सब जगह क्या समान कंकड़ निकलेगा, नहीं, तो वो क्या हो गया, आपका विषमांग मिश्रण हो गया। तो हवा भी क्या है, आपका विषमांग मिश्रण है, क्योंकि कई जगह धूल कण ज्यादा है, कई जगह क्या है, कम है। तो मतलब ये हो गया कि जो हवा होता है, कई गैसों का क्या है, आपको विषमांग मिश्रण है। अब बात करते हैं हवा को प्रदूषित कौन कौन कर रहा है। तो हवा को देखिए, समझिए, जान लीजिएगा, ये आपको नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन का, इस सबको वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। और खास करके कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको जिम्मेवार माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ही माना जाता है। आप पिछला लेसन इसको बता चुके हैं, लेकिन इसको वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड को, सीओ बोलते हैं, इसको मानते हैं वायु प्रदूषक। कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। जितना भी वायु प्रदूषण से संबंधित ट्रीटमेंट हुआ, उसको वायु प्रदूषण नहीं माना गया है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु प्रदूषक माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं ओजोन को, क्या, ओजोन को, ओजोन को वायु ऑक्सीजन को वायु प्रदूषक नहीं माना गया है, ओजोन को
वायु प्रदूषक माना गया है ना। इसके अलावा और भी है, सल्फर क्या बात करते हैं, सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड की बात करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड की बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या बोले, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन के अगर ऑक्साइड आता है तो इसको मानते हैं क्या, कि वायु प्रदूषण हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप एसिड रेन का नाम सुनोगे तो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड कराता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है ये सब क्या है, आपको वायु प्रदूषण करता है, ये सब वायु प्रदूषण करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा पीएम, इसका होता है फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। हवा में कई छोटे छोटे कण रहता है ना, किसका कण कितना बड़ा है। एक होता है PM10, होता है क्या होता है PM10, एक होता है PM2.5। ये सब पूछेगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण। PM10 या PM2.5 क्या है, वायु प्रदूषण है। पीएम का फुल फॉर्म बीपीएससी 60 से 62 में पूछा गया है, क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ये सब क्या है, वायु प्रदूषण होता है। लेकिन अब समझिए क्या, ये जो हाइड्रो क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्या बोले, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपका, इसको भी वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है, इसको वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है ना। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। सल्फर का ऑक्साइड वायु प्रदूषण करता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषण करता है, धुआं तो वायु प्रदूषण करबे करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषण नहीं करता। हालांकि आगे समझिएगा, तो हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो उससे धुआं निकलता है, तो वायु प्रदूषण करता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्या है, यही सही होता है कि हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, और साथ ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। और जो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यही सही होता है, तुमको इसी के साथ क्या करना है, जाना है, आगे बढ़िए। अच्छा और कुछ बता दे हो, अरे बताने के लिए बड़ी चीज रहता है, लेकिन क्या कहें, मजबूरी है। ये बताए करते हैं, मन नहीं मानता है वो, सोचता है कि चलो पार करो ऊपर ऊपर, लेकिन मन नहीं मानता है। आइए, लाइकन, ये क्या है, लाइकन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जबकि एक होता है ट्यूबिफेक्स, क्या होता है, ट्यूबिफेक्स होता है, ये होता है आपको जल प्रदूषण का सूचक, जल प्रदूषण का सूचक होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लाइकेन किसको इंडिकेट करता है, वायु प्रदूषण को, और ट्यूबिफेक्स किसको, जल प्रदूषण का। आपने पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में कि जब शैवाल और कवक, क्या होता है, शैवाल और कवक ये दोनों मिलता है और साथे रहता है, इसको बोलते हैं लाइकेन। देखिए कवक क्या होता है ना, कि आप सवाल की बात करते हैं, क्या होता है, स्वपोषी, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से बना सकता है उसको स्वपोषी ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। तो सवाल क्या हो गया, स्वपोषी या योगी, या प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, भोजन बना सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि भोजन बनाने के लिए चाहिए पानी, पानी में रहते हुए पानी को अवशोषित नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, अच्छा सुना क्या, देखा होगा, काई देखे हो ना, वो काय एक तरह का है, सवाल है। आपने तो कल या जहाँ पानी रहता है वहां पर काई लग जाता है, वो एक तरह का सवाल है। और सवाल भी 3 तरह का होता है, इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। आइए कवक की बात करते हैं। कवक क्या होता है, ये होता है परपोषी, ये अपना भोजन नहीं बना सकता है लेकिन पानी को घींच सकता है। कवक देता है सवाल को पानी, और सवाल भोजन बनाएगा और देगा इसको, आपको कुछ देगा, भोजन देगा। मतलब क्या बोले कि दोनों का फायदा हो गया। और ऐसा संबंध को बोलते हैं कोची, सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी, सहजीवी, दोनों साथ रहता है, दोनों को फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। चाहे सहजीवी संबंध रहे, चाहे सिम्बायोटिक रिलेशन रहे, और चाहे बोले म्यूचुअलिज्म रहे, सबका मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन पूछता है लाइकेन में क्या होता है, सवाल और कवक। तो इसको हम बोलते हैं कोई चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। लाइकेन क्या हो गया, इंडिकेटर्स में से। जहां वायु प्रदूषण पूरा होगा वहां पर लाइकेन कम पाया जाएगा, और जहां वायु प्रदूषण कम होगा वहां पर क्या होता है, लाइकेन ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिकेट कर रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब टीवीफेक्स क्या होता है, जल प्रदूषण का इंडिकेटर होता है, जल प्रदूषण को इंडिकेट करता है। और एक और सुन लीजिए, एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी, सीओडी होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा कि बीओडी या सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। इसका होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना ही बताते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बीओडी और सीओडी का संबंध किससे है? जल प्रदूषण से। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बीओडी का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। तो क्या हो जाएगा आपको? जल प्रदूषण से हो जाएगा बीओडी और सीओडी का संबंध। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। किसे बोलते हैं नवाबों का शहर? तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? आपका प्रमुख शहरों के उपनाम। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये विविध में भी इसको रख सकते हैं। तो क्या हो गया? प्रमुख शहरों के उपनाम की बात करते हैं। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। ठीक है ना? आपने सैफ अली खान को सुने होंगे, छोटा नवाब बोला जाता है। तो इसके लिए क्या है कि नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। दिल्ली बोलते हैं दिलवालों का शहर बोलते हैं। इलाहाबाद को बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं? प्रयागराज। इसको बोलते हैं ईश्वर का निवास स्थान। इलाहाबाद को बोलते हैं कोची? प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज बोलते हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। और इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर का निवास, ईश्वर का निवास स्थल हो गया। जबकि वाराणसी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं घाटों का शहर। क्या बोलते हैं? घाटों का शहर। घाटों का शहर, घाटों का शहर इसको बोलते हैं। जबकि मंदिरों का शहर पूछा, क्या पूछेगा? मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर बोलेगा। या पूछेगा त्योहारों का शहर। क्या पूछेगा? त्योहारों का शहर। मंदिरों त्योहारों का शहर ते होता है मदुरै। कहाँ? मदुरै, मदुरै। हाँ, मदुरै पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। प्रमुख स्थान है और उसका क्या उपनाम है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ मदुरै को क्या बोलते हैं? बोलिए। मदुरै को बोलते हैं क्या? मंदिरों। म से मदुरै, म से मंदिरों। मंदिरों का शहर या बोलते हैं त्योहारों का शहर। मंदिरों या त्योहारों का शहर कहते हैं। प्रयागराज को बोलते हैं क्या? ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। पंजाब को बोलते हैं, आप मतलब होता है दो नदी के बीच का भूमि। पंजाब तो पांच नदी के बीच का भूमि। तो यहाँ बोलते हैं पांच नदी। क्या बोलते हैं? पांच नदियों के बीच का भूमि। पांच नदियों, नदियों का भूमि या पांच नदियों के बीच का भूमि। मुंबई बोलते हैं टापुओं का शहर। मुंबई क्या बोलते हैं? टापुओं का शहर या सात टापुओं का शहर कहते हैं। मुंबई में क्या है? टापू। तो क्या बोलते हैं? टापुओं का शहर। क्या हो गया? टापुओं का शहर हो गया। पानीपत की बात करते हैं, यही पानीपत है, ये हरियाणा में पड़ता है ना? और यहाँ पर क्या हुआ था आपका? महाभारत का लड़ाई हुआ था जो 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में कि महाभारत का लड़ाई कितने दिन चला था? 18 दिन तक। और यहाँ पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर। क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर बोलते हैं। पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर कहा जाता है। बंगलुरु बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं? इस सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत ही आगे, कंप्यूटर वाला जो चीज होता है सॉफ्टवेयर उद्योग, प्रोग्रामिंग वगैरह, वो जो चीज होता है सॉफ्टवेयर वगैरह बनता है, उस फील्ड में बंगलुरु बहुत आगे है। इस कारण से बोलते हैं इसको भारत का सिलिकॉन वैली। देखिए ये जो सिलिकॉन वैली है ये मुख्य रूप से क्या होता है? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में है। और यह क्या है कि सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुत ही क्या है? आगे है। तो इसीलिए क्या है कि जिस तरह से आपको अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उस तरह से क्या है कि भारत में क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। तो इसलिए हम तुलना करते हैं, बोलते हैं कि भारत का जो सिलिकॉन वैली क्या हो गया? भारत का जो सिलिकॉन वैली क्या है आपको? बेंगलुरु है। तो एक हो गया भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु हो गया। एक और क्वेश्चन पूछेगा, इसको बोलते हैं आपको भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। इस बार बिहार दरोगा में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक शहर या बोल सकते हैं कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु कहते हैं। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और हमको याद आ गया। क्या बोले? एक पूछता भारत का राजधानी, भारत का राजधानी पूछे, या पूछिए भारत का राजनीतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी पूछे, राजधानी। तो ये क्या होता है आपको? दिल्ली। क्या होता है आपको? दिल्ली होता है। दिल्ली है दिल वालों का। और दिल्ली क्या है? भारत का राजधानी या राजनीतिक राजधानी। अगर पूछेगा भारत का आर्थिक राजधानी, क्या पूछेगा? आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी पूछेगा। तो आर्थिक गतिविधि मुंबई में ज्यादा होता है, तो मुंबई को बोलते हैं भारत का आर्थिक राजधानी बोलते हैं। अगर पूछे भारत का सांस्कृतिक राजधानी, क्या पूछेगा? सांस्कृतिक राजधानी, भारत का सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा। कल्चरली रूप से राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी या बनारस जो बोलिए, है ना, खाई के पान बनारस वाला। ये कहाँ? यूपी में। यूपी में कहाँ बा? यूपी में सांस्कृतिक राजधानी बा। ये हो गया। फिर पूछेगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल
ऑफ इंडिया, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या होता है आपको, कहाँ बोले थे, बेंगलुरु, क्या हो गया, बेंगलुरु, बेंगलुरु या बेंगलोर बोलिए, बतवा क्या है, सेम सेम है, बतवा इज सेम सेम, डिफरेंस इज तनी मनी। ये क्या हो गया आपको, बेंगलुरु हो गया। तो ये सब आपको याद करना था, बाकी यहाँ पर आइए। अच्छा जानते हैं देखो सिलिकॉन वैली है ना, आप दो तीन को और जान लीजिए। एक क्या होता इस, एक होता सिलिकॉन वैली बेंगलुरु हो गया, क्या हो गया, सिलिकॉन वैली जो हो गया, एक क्या हो गया आपको, बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु हो गया या बंगलोर हो गया। एक होता है साइलेंट वैली, क्या होता है, साइलेंट, साइलेंट वैली हो गया। आज साइलेंट वैली को बोलते हैं शांत घाटी, क्या बोलते हैं, शांत घाटी बोलते हैं। और ये कहाँ आपको, केरल में, कहाँ है, ये केरल में है। अब केरल में क्या है, मसालों का बगीचा, केरल में पूरा मसाला होता है, तो केरल को बोलते हैं मसालों का बगीचा भी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आते हैं पीछे, बेंगलुरु के बारे में बता दिया, सिलिकॉन वैली बता दिए, अब आते हैं कोलकाता। कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, कोलकाता को बोलते हैं डायमंड हार्बर, प्लस क्या है, ऊंचा बिल्डिंगों का शहर भी बोलते हैं। ऐसा देखिए, गगनचुंबी इमारतों का शहर विश्व में पूछेगा ना, गगनचुंबी इमारतों का शहर विश्व में पूछेगा, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता है न्यूयॉर्क, वो उसको बोलते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर। भारत में पूछता है आपको बिल्डिंगों का शहर, तो किसे बोलते हैं, आपको कोलकाता को बोलते हैं। केरल को क्या बोले, एक तो बोले कि शांत घाटी यहाँ पर है, केरल में है, या प्लस क्या, मसालों का बगीचा, क्या बोले, मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। झीलों का शहर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या है आपको, श्रीनगर, क्या है आपको, श्रीनगर है। इसको बोलते हैं क्या, झीलों का शहर बोलते हैं। फलदानों का स्वर की बात करते हैं, तो यहाँ सिक्किम जो होता है, जो कि भारत में और विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे आगे है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे आगे, कार्बनिक खेती में सबसे आगे भारत का कौन सा राज्य है, या कौन सा विश्व में सबसे आगे कौन है, सिक्किम है। विश्व में पूछे, भारत में पूछे, सबका आंसर क्या होगा, वही होगा, सिक्किम होगा। तो सिक्किम को बोलते हैं फलदानों का स्वर्ग। सोया प्रदेश, एमपी में क्या होता है, आपका सोयाबीन ज्यादा होता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, वहाँ सोयाबीन ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं उसको सोया प्रदेश, क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं। अब देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, देखिए मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैनचेस्टर कहाँ, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ कहाँ, इंग्लैंड में हुआ। और किस उद्योग से हुआ, वस्त्र उद्योग से, कपड़ा उद्योग से हुआ, कपड़ा का उत्पादन मशीन से होने लगा। अब चूंकि मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग में बहुत आगे हो गया, तो दुनिया में जहां जहां क्या होता है, कपड़ा ज्यादा होता है, तो उसको उससे हम तुलना करते हैं, उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे आपके घर में जो बड़का होता है, उससे तुलना किया जाता है। जब घर में कोई लड़का होता है, बोलता है कि नकवा लगी थी पापा ऐसा, नकवा लगी थी दादा ऐसा, भले लगे चाहे ना लगे, लेकिन बोला जाता है। तो सेम चीज हो गया। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं, तो गुजरात में है अहमदाबाद, क्या है गुजरात में, वह अहमदाबाद है, गुजरात में अहमदाबाद। तो गुजरात में अहमदाबाद को बोलते हैं पूरे भारत का मैनचेस्टर। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा है, पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को बोलते हैं। लेकिन उत्तर भारत पूछेगा, आप फिर पूछता है दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत में है, यूपी में है कानपुर, यूपी में है कानपुर, यूपी के कानपुर को बोलते हैं, यूपी के कानपुर को बोलते हैं, सोचिए आपको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये सब सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा, तो कोयम्बटूर को किसको बोलते हैं, कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को। भाई कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ तमिलनाडु है। आगे चलिए, भारत का चाय, सब देखिए, ये हमारा आसाम, इधर क्या आपको आसाम है, आसाम में होता है। देखिए पूरा दुनिया अगर पूछेगा चाय कहाँ होता है ज्यादा, तो पूरा दुनिया में उत्पादन के मामले में चाय में कौन है, आपका चीन पहला स्थान पर, 50 चीन। लेकिन भारत में पूछेगा, तो जो आसाम है ना, आसाम क्या होता है, आपको चाय में बहुत ही आगे है। क्वेश्चन बिहार दुर्गा में 2 बार पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है, आसाम में होता है। अब आसाम में ही है डिब्रूगढ़, आसाम में क्या है, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ को बोलते हैं भारत का चाय शहर, क्या बोलते हैं, डिब्रूगढ़ को, क्या बोले, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ को बोलते हैं भारत का चाय शहर कहा जाता है। अब आते हैं गुलाबी नगर, देखिए गुलाबी नगर, यह पिंक सिटी, राजस्थान में जयपुर है, राजस्थान में क्या है आपको, जयपुर है। तो जयपुर में क्या है, बिल्डिंग को बेसिकली गुलाबी कलर से पेंट कर दिया गया था, तो उसको बोलते हैं क्या, गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी, देखिए आपने सुना होगा जमशेदपुर, क्या, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर जानते हैं, ये आपको झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी किनारे ही है। उसको पहले साक्षी, क्या कहते हैं, साक्षी, इसको क्या है, जमदेश जी टाटा ने बसाया था, जमदेश जी टाटा ने क्या किया था, बसाया। सब क्वेश्चन पूछेगा, लिख नहीं रहे, बोल देते हैं खाली। जमदेश जी टाटा ने 1907 में जमशेदपुर की स्थापना किया, और वहां क्या किया, टिस्को कंपनी स्थापित किया, टिस्को।
इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया 1907 में। पहले इसका नाम क्या था? साक्ची। क्या नाम था? साक्ची। तो इसको पानी कहाँ से मिलता है? स्वर्ण रेखा। क्या बोले? स्वर्ण रेखा नदी। यही नदी है जिसमें सोना का अंश पाया जाता है। भारत का कौन सा ऐसा नदी है जिसमें सोना का अंश पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में सोना का अंश पाया जाता है। लेकिन यही पूछेगा कि विश्व में ऐसा कौन सा नदी है जहां पर सोना का अंश पाया जाता है? तो अमेरिका में है, अलास्का में यूकॉन रिवर। क्या है? यूकॉन रिवर, यूकॉन नदी। यहाँ पर क्या है? सोना का अंश पाया जाता है। यूकॉन रेखा और क्या हो? स्वर्ण रेखा नदी हो गया। अब बात करें टिश्यू की, बात करते हैं साक्षी। आप समझिए क्या होता है टिश्यू, जानते हैं? एक जगह है अमेरिका में। कहा? अमेरिका में। अमेरिका में क्या है? पीटर्सबर्ग। क्या है अमेरिका में? पीटर्सबर्ग है, पीटर्सबर्ग है। और एक जानते हैं रूस में है, रूस में है। रूस में जो है उसका नाम है सेंट पीटर्स। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग नाम है। सुनिए, एक शहर है पीटर्सबर्ग, ये अमेरिका में है, एक है सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसको भूल जाइए, हमको फोकस करना है पीटर्सबर्ग पर। ये जानते हैं पीटर्सबर्ग जो है क्या है? ये आपको इस्पात, क्या हो, इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब भारत में क्या है? जमशेदपुर है इस्पात के लिए प्रसिद्ध। तो हम इस्पात, देखिए सबसे ज्यादा दुनिया में इस्पात का हुआ आपका अमेरिका के पीटर्सबर्ग प्रसिद्ध है। अब भारत में कौन है? जमशेदपुर है। तो हम तुलना करेंगे जमशेदपुर को कहाँ? अमेरिका वाला पीटर्सबर्ग से। तो बोलते हैं कि भारत का पीटर्सबर्ग कौन हो गया? तो कौन हो गया? आपका जमशेदपुर हो गया। भारत का मैनचेस्टर कौन हो गया? अहमदाबाद हो गया। तो भारत का पीटर्सबर्ग कौन हो गया आपको? हाँ, भारत का पीटर्सबर्ग कौन हो गया आपको? जमशेदपुर हो गया। एक और चीज क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या है? पिंपरी स्थान है। महाराष्ट्र में क्या है? पिंपरी स्थान है। महाराष्ट्र में पिंपरी स्थान है। और पिंपरी में क्या है कि आपको भारत में पहला पेनिसिलिन पेनिसिलिन फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन होता है कवक होता है, कवक होता है। और इसको क्या है? एंटीबायोटिक, क्या बोले? एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक। और इसका खोज क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए सब क्वेश्चन पूछेगा बाबू, सब क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। तो खाली ठेठे ठेठे करे से नहीं होगा, इस सब याद करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठेठे ठेठे करे का मतलब उतना के टाइम पास करना है, टाइम पास करे से नहीं होगा बल्कि पढ़े पड़ेगा, है ना? आइए, पिंपरी में क्या बोले कि पेंसिलिन फैक्ट्री स्थापित किया था। पेंसिलिन क्या है? कवक है। इसका प्रति जैविक जीवाणु को मारने के लिए कई सारा जीवाणु होता है। देखिए कई सारा जीवाणु फायदेमंद होता है। जैसे दूध में होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, वो अच्छा होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे आंत में होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन कई सारा ऐसा जीवाणु होता है जो हमको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा लिया जाता है। तो पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन से बनाया गया था। भाई पेंसिलिन क्या है? कवक है। ऐसा खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पेंसिलिन फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अब पिंपरी बाद में क्या हुआ? समय के साथ क्या हुआ? ये आपको कार उद्योग, कार उद्योग क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। ये कार उद्योग में क्या हो गया? कार उद्योग में क्या हुआ? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गया। और सेम चीज क्या है? अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है डेट्रॉइट। क्या नाम है? डेट्रॉइट नाम है, डेट्रॉइट। तो अमेरिका में डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो पिंपरी है ये भी कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो गया। हम तुलना करते हैं भारत का डेट्रॉइट, या इसको बोलते हैं पूर्व का डेट्रॉइट, क्या हो गया? तो आपको पिंपरी हो गया, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र पर गया। तो कई बार जानते हैं आपको सजाने के लिए इसे देगा क्वेश्चन। एक तरफ क्या है? पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग है। एक तरफ क्या हो गया आपको? क्या लिखे थे यहाँ बबुआ? यहाँ पे लिखे थे डिट्रॉइट। क्या लिखे थे? डेट्रॉइट लिखे थे, ठीक ना? और एक तरफ क्या था? सेंट पीटर्स। क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग था। और एक तरफ क्या था? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर था। एक तरफ दे देगा, कुछ दे देगा, इंग्लैंड दे देगा, इंग्लैंड में। एक तरफ क्या दे देगा? अमेरिका दे देगा, अमेरिका। एक तरफ क्या देगा? रूस दे देगा, रूस दे देगा। एक तरफ क्या देगा? हाँ, सजाने के लिए देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो डिट्रॉइट है, क्या बोले? डिट्रॉइट, ये अमेरिका में जाएगा, ठीक ना? और आपका कहाँ चले? पीटर्सबर्ग कहाँ जाएगा? अमेरिका में जाएगा। और आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, ये कहाँ जाएगा? रूस में जाएगा। हाँ, मैनचेस्टर कहाँ जाएगा? इंग्लैंड में जाएगा। तो मतलब कि कैसू हेन होने करके बाबू पूछ सकता है, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। इसलिए बाबू ऐसा कुछ बचना ना गया। नहीं, सब तो हो ही गया, सब हो गया। इस्पात नगरी हो गया, प्रोग्रेटाट हो गया। पिरामिडों का देश है ना, वो बोलते हैं मिस्र, किसे बोलते हैं? मिस्र को। गीजा का पिरामिड मिस्र में प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, अब बोलता है वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा किसका समान है? देखिए, आपके एग्जाम में क्या है ना, दो गो सोडा पूछता है। क्या पूछता है? दो सोडा। एक पूछता है कोची वाशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, एक पूछता है खाने वाला सोडा। क्या पूछता है? खाने वाला सोडा पूछता है, खाने वाला सोडा। अब देखिए, जो वॉशिंग सोडा होता है इसको धोने वाला, वॉशिंग मतलब धोना, तो वॉशिंग मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपको धोने वाला, क्या हो गया? धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा हो गया। कपड़ा धोना है, घर साफ करना है, तो धोने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक कर्ण नाम क्या है? सोडा एस। क्या हो गया आपको? सोडा एस हो गया, सोडा एस हो गया। इसको वॉशिंग सोडा बोलिएगा, धोने वाला सोडा बोलिए, या सोडा एस बोलिए, ठीक ना। एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या करता है? इस्तेमाल करते हैं खाना उना बनाने में। जैसे देखिए जिलेबी बनता है, तो जिलेबी को फुलाने के लिए उसमें डाल देते हैं। आपका पाव रोटी वगैरह बनता है, वहां पर इसको खाने वाला सोडा को डालते हैं। आपके यहाँ जो चना का जो तड़का लेकर बनाता है उसमें सोडा डालता है, वो सब क्या है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही क्या होता है, पेट में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो वहां पर भी इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो समझिए क्या बोले, खाने वाला सोडा को बोलते हैं कुछ ही आपको बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसका होता है बेकरी उद्योग में इस्तेमाल। बेकरी मतलब क्या हो गया, पाव रोटी वगैरह हो गया ना, वहां बनता उनता है, चपाती वगैरह जो भी है, तो वहां पर उसको फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोले, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं। अब ब से बेकिंग, अब ब से बेकरी, अब ब से हो गया बाई, ब से क्या हो गया बाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सोडियम बाई कार्ब, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसका फॉर्मूला की बात करते हैं वॉशिंग सोडा का, तो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात कीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं दोस्त, रुकिए थोड़ा सा, हाँ आइए। यहाँ पर क्या होता है, Na2CO3 होता है, और प्लस क्या होता है, 10 मोल क्या होता है आपको, वाटर होता है। ये 10 मोल क्या होता है आपको, वाटर होता है। तो मतलब कि Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दुर्गा में, न जाने कितना बार पूछा गया है। अब भुलाइएगा कौन सोडियम कार्बोनेट और कौन सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए आते हैं तो बोलते पेटवा में बड़ा बाई ले ले हो, बड़ा गैस बने ले हो, बाई क्या हो गया, बाई। तो बाई तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई क्या, पेट में, पेट में किए हैं, खाना खाए हैं, तब खाने वाला क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जबकि धोने वाला क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो मतलब कि दोस्त दोनों आपको याद करना था। देखिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल तो बता दिए बेकरी उद्योग में होता है, और खाने वाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसका इस्तेमाल की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं। और प्लस क्या होता है, जो पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, पानी के अंदर क्या आता है, कठोरता आता है। पानी में दो तरह का कठोरता होता है, एक होता है टेम्पोररी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है उसको पानी को उबालिएगा वो दूर हो जाता है। इस हार्डनेस वगैरह क्या होता है अगला कोई दूसरा लेसन में बताएंगे। फिलहाल समझिए कि जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है पानी को, उसको पानी को उबालिएगा वो दूर हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो आपको उबालने से दूर नहीं होता। तो वहां पर क्या है कि आपको जो सोडियम कार्बोनेट है, जो आपका सोडा एस हो गया, इस सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं, उसमें डालते हैं पानी में। अब क्या होता है, परमानेंट जो हार्डनेस होता है, जो अस्थाई कठोरता होता है, वो जल का दूर होता है, ठीक है ना। तो जल की जो अस्थाई या परमानेंट कठोरता होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है, उससे दूर करने के लिए आपको वॉशिंग सोडा या सोडा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब सोडा इसका इस्तेमाल करेंगे तो टेम्पोररी या परमानेंट सब दूर हो जाता है। जल को उबालेंगे तो खाली टेम्पोररी हार्डनेस दूर होता है, और जब सोडा एस डाल देंगे तो टेम्पोररी या परमानेंट सब क्या होता है आपको दूर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का रसमान नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सी हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर है तरीके से। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला हो गया, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, CaCO3 हो गया। तो ये जो होता है संगमरमर वगैरह बोलते हैं ना, ये सब क्या है, वही चीज है, ठीक ना, बस वही चीज होगी। आगे बढ़िए। अब आइए, बोलता है कैंची बांध किस नदी पर है बबुआ। मतलब टॉपिक क्या हो गया, ज्योग्राफी का बेसिकली सब्जेक्ट हो गया। और टॉपिक क्या हो गया, विश्व के प्रमुख नदी बांध, विश्व के प्रमुख नदी बांध हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बता देते हैं, यहाँ पर उसके बाद डील करेंगे। देखिए कैंची, इसको याद करने का तरीका है, नाई 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 क्या करता है, कैंची लेके बाल करता है। तो कैंची बांध नाइजर, कैंची बांध नाइजर, कैंची बांध नाइजर। कैंची बांध क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा कहाँ पर, नाइजर नदी पर हो जाएगा। यही कहाँ पड़ता है आपको बांध जो है, अ, अफ्रीका में, कहाँ, अफ्रीका में है। नील नदी पर क्या है, आसमान बांध है, क्या है? आसमान बांध, आसमान का रंग नीला,
तो नील नदी पर आसमान बांध प्लस कर्नल नासिर बांध है, इस सब फिरके में है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, क्या है? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। कोलोरेडो नदी पर क्या है? हुबर बांध, क्या आपको? हुबर बांध हो गया। कोलोरेडो पर कुछ हो गया, हुबर बांध हो गया। आप दिखाते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं काम चलेगा बबुआ, यहाँ पर दिखाते हैं, आइए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले देखिए कि ये क्या हो गया, ये भारत है, ये आपका एशिया हो गया, ठीक है ना। और एक क्या हो गया, आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और फिर क्या हो गया, आप समझ गए। यहाँ पर प्रमुख बांध पहले देखिए क्या है, नील नदी के बाद ये हो गया आपका नील नदी। नदी नदी के ऊपर बांध, जानिए। तो नदी के ऊपर कई सारा बांध बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिए पहले नील नदी की बात करते हैं। तो नील नदी में क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, एक है आपका आसमान, क्या हो गया? आसमान बांध, आसमान बांध हो गया। ऐसे आसमान लिखा था, आसमान बांध लिखा था, आसमान बांध हो गया। इसी को बोलते हैं कर्नल नासिर, क्या बोलते हैं? कर्नल नासिर। और ये कहाँ है? मिस्र में। कहाँ आपको? मिस्र में है। ये क्या? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन है? नील नदी पर आसमान बांध या कर्नल नासिर बांध हो गया। अब देखिए जो नील नदी होता है ना, ये दो नदी से मिलकर बनता है। इधर से क्या आता है आपको? श्वेत नील, इधर से आता है ब्लू नील। ये हो गया आपका श्वेत नील, क्या हो गया ब्लू नील। तो ब्लू नील कहाँ? यहाँ पे एक देश, इसका नाम है इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया है। इथोपिया में ब्लू नील नदी पर क्या बनाया गया है आपको? ग्रैंड, क्या हो गया? ग्रैंड रेनेसा, रेनेसा बांध हो गया। ग्रैंड रेनेसा बांध हो गया। आई बांध बांधने से क्या, उधर पानी कम जाता है तो पानी के चलते सब लड़ते रहता है, तो इसलिए बोलते हैं क्या? ग्रैंड रेनेसा बांध, ग्रैंड रेनेसा बांध, ग्रैंड रेनेसा बांध। तो ग्रैंड रेनेसा बांध क्या है? इथोपिया में है। और कौन पर है आपको? नील नदी के सहायक नदी ब्लू नील नदी पर है। जबकि नील नदी पर आसमान हो गया, आसमान, आसमान का रंग नीला, तो आसमान बंद हो गया। या फिर क्या क्या सबसे ऊंचा बंद हो गया। यहाँ पे क्या है आपको? नाइजर नदी है। यही नाइजर नदी पे क्या है? कैंची बांध, क्या हो गया आपको? कैंची बांध हो गया। तो कैंची बांध यहीं पर है। यहाँ पर क्या है आपको? जाम्बेजी नदी, यहाँ पर क्या हो गया आपको? जाम्बेजी नदी है। और यहाँ पर क्या हो गया आपको? करीबा बांध। यहाँ पर क्या हो गया? जाम्बेजी नदी, यहाँ पर हो गया आपको करीबा बांध हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये है पराना नदी, क्या हो गया? पराना नदी। और यहाँ पर क्या है? इताइपू, क्या हो गया? इताइपू बांध हो गया, या इताइपू बोलिए, इताइपू बोलिए, दोनों क्या है? सेम है। तो इताइपू बांध क्या है? पराना नदी पर है। अगर देश पूछेगा तो यहाँ पर ब्राजील है, यहाँ पर क्या? पराग्वे है, नीचे उरुग्वे है, तो उरुग्वे छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या बोले? ब्राजील और क्या हो गया? पराग्वे के बीच क्या हो गया आपका? इताइपू बांध होता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर यहाँ पर ये आपको उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर क्या है? एक रिवर है जिसका नाम क्या है? कोलोरेडो, क्या नाम है? कोलरेडो रिवर, कोलरेडो रिवर। कोलरेडो पर कुछ है? ऊपर बांध, ऊपर बांध, तो इसको याद कीजिए। का हो, ठीक बात समाचार का हो। कोलरेडो पर क्या हो गया? हुबर। कोलरेडो पर क्या हो गया? हुबर बांध हो गया। और एक यहाँ पर क्या? कोलंबिया, यहाँ पर क्या है? कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी। अब कोलंबिया नदी पर क्या है? दो बांध याद करना है, एक है ग्रैंड कुली बांध, एक है वान विले, क्या है? वान विले, वान विले बांध, वान विले। ग्रैंड कुली और ब्रान विले कोलंबिया। कोलंबिया तलंबिया, ग्रैंड मतलब क्या होता है? लंबा, ग्रैंड मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो कोलंबिया तो ग्रैंड कुली बांध, कोलंबिया पे क्या है? ग्रैंड कुली बांध, और वान विले बांध हो गया। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। अब कुछ और आइए देखिए। आप जानते हैं कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इतना सा काम नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का, क्या पूछेगा? विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, ऊंचा बांध पूछेगा। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है, ये कौन है? रोगुन बस्की, क्या है? रोगुन बस्की है, रोगुन बस्की है, रोगुन बस्की है। आई किस नदी पर है? ये आपको वस्की नदी पर ही है। और ये कहाँ है आपको? ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान में है। ताजिकिस्तान आपको इधर पड़ेगा, इधर के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना, मध्य एशिया में पड़ता है। ये विश्व का क्या है आपका? सबसे ऊंचा बांध है रोगुन बस्की, ताजिकिस्तान में है। लेकिन पूछेगा कि विश्व का और भारत का, विश्व का और कहा भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या पूछेगा? गुरुत्वीय बांध पूछेगा। तो विश्व का और भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध होता है, यह क्या होता है आपको? भाखड़ा नांगल, क्या होता है? भाखड़ा नांगल होता है, भाखड़ा नांगल होता है। और भाखड़ा नांगल कहाँ है आपको? सतलज पर, किस पर है आपको? सतलज नदी पर है। ये समझ में आ गया। अगला क्या पूछेगा? भारत का सबसे, देखिए ये होता है ग्रेविटी डैम की बात करते हैं, ये क्या है? भाखड़ा नांगल है, ये भारत का विश्व का सबसे ऊंचा है। लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल हाइट की बात बोलेगा तो आपका रुगुन बस्की है। भारत का ये पूछेगा आपका, सबसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा अगर बांध पूछेगा, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध होता है
वो होता है आपको टिहरी बांध। क्या हो गया आपको? टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये टिहरी बांध है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। अगर पूछेगा भारत का, क्या पूछेगा? भारत का और विश्व का सबसे लंबा बांध, भारत का या पूछेगा विश्व का, भारत का या विश्व का सबसे लंबा बांध, क्या पूछेगा? सबसे लंबा बांध पूछेगा। तो भारत और विश्व का सबसे जो लंबा बांध होता है वो होता है हीराकुंड बांध। क्या होता है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध ये क्या है? उड़ीसा में आपको है, महानदी पर। क्या है? महानदी पर। अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा आयतन पानी वगैरह क्या है, ज्यादा है, पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो ये होता है आपका, क्या होता है? थ्री गॉर्जेस। क्या होता है? थ्री गॉर्जेस बांध। थ्री गॉर्जेज बांध है। आई कहाँ पड़ता है आपको? चीन में। कहाँ है? चीन में। चीन में कौन? यांगसी नदी। चीन में यांगसी नदी, ये जो यांगसी नदी है यहाँ पर है, ये चीन का सबसे क्या है? लंबा नदी है। और साथ ही क्या है? एशिया का सबसे लंबा नदी है। एशिया का सबसे लंबा नदी और चीन का सबसे लंबा नदी कौन हो गया? आपको यांगसी रिवर है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको यांगसी बोलिए, यांगसी बोलिए, या यांगसी टी क्यांग बोलिए, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो ये सब पता होना बाबुआ चाहिए था। कुछ और जान लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अमेरिका में है एक टेनेसी नदी। अमेरिका में है टेनेसी नदी। क्या है? टेनेसी नदी। अमेरिका में है टेनेसी नदी। टेनेसी नदी। तो यहाँ पर 1933 में क्या शुरू किया गया? एक बहुउद्देशीय परियोजना। क्या? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना को बोलते हैं अंग्रेजी में मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। देखिए नदी में क्या आता है? पानी है तो बाढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बांध बनाकर क्या करेंगे? उसको पानी को रोक देंगे, बाढ़ बच गया। उस पानी का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए, एक अलग उद्देश्य हो गया। उसका हम क्या करेंगे? आपको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको फैक्ट्री में भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नहीं लग रहा कि बहुत सारा उद्देश्य है? तो इसीलिए बोलते हैं कि यह क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। तो विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1933 में शुरू किया गया था, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कि कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। जब भारत हमारा आजाद हुआ देश, तो हमने क्या किया? 1948 में शुरू किया आपको डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऐसे बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। बंगाल के एरिया में क्या है कि दामोदर नदी से बड़ी बाढ़ आता था और बड़ी जान माल की क्षति होता था। तो बंगाल का शोक इसलिए दामोदर नदी को कहा जाता था। बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं। और चीन का शोक होंगो नदी को या पीली नदी को कहा जाता है। चीन का शोक होंगो नदी, उसी को पीली नदी कहते हैं। अब बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं। अब बंगाल का शोक दामोदर कहते हैं। तो दामोदर और उसकी सहायक नदी पर कई सारा बांध बनाया गया, ठीक है। और उसका नाम दिया गया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बोला गया। और इसका शुरुआत 1948 में किया गया। ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी घाटी। अब भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना था। तो देखिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका का नाम क्या था? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बांध है ये आधुनिक भारत का मंदिर है। बांध के निर्माण से देश क्या होगा? विकास करेगा, है ना। तो इसलिए बोला था कि बांध क्या? आधुनिक भारत का मंदिर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस व्यक्ति ने कहा था कि जो बांध है ये क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या बोले? कि बांध क्या है आपको? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर क्या है? नदी बांध है। ये कौन कहा था आपको? नेहरू जी। कौन? मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक समझ में आ गया? और कुछ? हाँ एक और क्या एक पूछेगा, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं? लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। देखिए सिमिलर तरह की चीज एक जगह याद करना चाहिए दोस्त, तो ये आपको पता होना चाहिए था। बाकी तो आपको बताइए दिए हैं। तो मतलब क्या कि जो पंचामृत सीरीज में था, देखिए और भी चीज बताया जा सकता है। अरे बताने के लिए तो हम भर दिन पढ़ाते रह जाएंगे, पढ़ेला कोई तैयार तो रहे तब तो वो बुआ, है ना। तो मतलब कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको इससे सहायता मिले। इसको अगर आप रेगुलर देखते हैं तो डेफिनेटली इसको फायदा मिलेगा। हम तो बताते हैं तो उसकी फॉलो कीजिएगा ना, तो आप मान के चलिए कि महीना दिन के अंदर में आपके स्कोर में काफी ज्यादा इजाफा होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे।